हेलो दोस्तों, चलिए हम दोस्तों करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मनोज सर और गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट बिना देर किए हुए। आज जो है हमारा इसमें पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। और आज जो हम ले रहे हैं इसमें क्या लेने वाले हैं, एक तो लेंगे इसमें विद्युत क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। देखिए, विद्युत का मतलब जहां पर भी इस चैप्टर के अंदर या पूरी फिजिक्स के अंदर कहीं भी विद्युत शब्द आएगा तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आवेश की बात की गई होती। और क्षेत्र मतलब उसके चारों ओर का क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव मिलेगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं हम कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव पाया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों ये जो मैंने बाउंड्री दिखाई है आपको, ये वो क्षेत्र, ये मैंने स्पेस दिखाया, इतना इसके चारों ओर का क्षेत्र दिखाया है जहां तक इस आवेश का प्रभाव है। अब इस प्रभाव को कैसे देखेंगे हम। देखिए, हम जानते हैं कि अगर कोई परीक्षण धनावेश ले लिया हमने, परीक्षण धनावेश ले लिया हमने Q0, अगर मैं इसको इस बिंदु पर रखूं तो इस पर कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल नहीं लगेगा, अर्थात ये बिंदु इसके क्षेत्र से बाहर है। ऐसे पहचान कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए इस आवेश Q0 को मैं यहां रख दूं तो भी आप देख रहे हैं कि क्या है, इस पर कोई ना तो आकर्षण ना प्रतिकर्षण का कोई किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये बिंदु भी क्या है, इसके क्षेत्र से बाहर है, यानी प्रभाव क्षेत्र से बाहर है, इस आवेश के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है। तो ये विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे हमने इसको यहाँ रखा आवेश को, तुरंत इस पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा। ऐसे ही दोस्तों इसके चारों ओर हम देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका प्रभाव है। अलग अलग बिंदुओं पर इस आवेश को रख करके हम देख लेंगे, परीक्षण कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस आवेश का प्रभाव कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो दोस्तों जहाँ तक इसका प्रभाव पाया जाएगा यही कहलाएगा इसका विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र की किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव पाया जाता है वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव पाया जाता है जिसमें किसी अन्य परीक्षण धनावेश को रखने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगने लगता है, उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप दोनों तरीके से कोई भी परिभाषा यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। विद्युत क्षेत्र आपका क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं विद्युत क्षेत्र के बाद अब हम लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता की अगर हम बात करें इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेंगे इसका, E बराबर F/Q0। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप उनकी हेल्प से आराम से परिभाषाएं बना सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम जानते हैं E बराबर F/Q0 है। अगर मैं इसको देखिए किस तरीके से परिभाषा बोलूंगा, आप ध्यान से समझेंगे। मैं दो तरीके से परिभाषा बना सकता हूं इसकी। कैसे बनाएंगे देखिए कैसे बोलेंगे हम परिभाषा इसकी। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो एक तो परिभाषा इस हिसाब से बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा कैसे बनेगी जरा उसको समझ लीजिए। यदि हमने एक काम कर लिया, इसमें Q0 को कर लिया हमने 1 कूलाम, क्या कर लिया 1 कूलाम, यानी परीक्षण धनावेश का मान ले लिया हमने 1 कूलाम, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर E बराबर F हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 1 कूलाम परीक्षण धनावेश पर जितना विद्युत बल कार्य करेगा
वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाएगा। ठीक है, तो परिभाषा दोबारा सुन लीजिए इसकी। एक कूलाम परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले विद्युत बल को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो दो तरीके से मैंने आपको परिभाषा बताई है। आई थिंक आपको दोनों तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या होगा? देखिए, मात्रक होता है, यहां से निकालेंगे बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। और इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम हो जाएगा, यानी कि मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, कोई दिक्कत? तो न्यूटन पर कूलाम इसका क्या होगा? मात्रक हो जाएगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हम इसके विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? विमीय सूत्र निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऊपर बल का लिख दीजिए, नीचे आवेश का लिख दीजिए। बल का होता है mLt-2, ये आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, खूब अच्छे से पढ़े होंगे आपने। और आवेश का हमने बता रखा है पहले ही कि आवेश का होता है AT। और इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? mLt और ऊपर जाकर के t-1 और -2 पहले से, तो -3, mLt-3 और a-1। तो इस तरीके से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का विमीय सूत्र भी लिख दिया, mLt-3 a-1। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद विद्युत बल रेखाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, और विद्युत बल रेखाओं से पहले हम एक काम कर लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल लेते हैं क्या होगी। चलिए देखते हैं आगे। अगला है इसमें पॉइंट, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए करते हैं हम इसको स्टार्ट। क्या है? देखिए अभी मैंने आपको बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला E=F/Q0 है। अगर यहाँ पर ये जो बल अगर हम लिख दें, बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल, अगर हम F की जगह क्या लिख दें? बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल लिख दें, तो आप यहाँ पर जो तीव्रता ज्ञात कर पाएंगे वो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर पाएंगे। यानी कह सकते हैं हम बिंदु आवेश के कारण बल कौन सा होता है? कूलाम का नियम होता है। कूलाम का नियम बताता है बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को। अर्थात हम इसमें क्या कर सकते हैं बिंदु आवेश के कारण? ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप क्या लेंगे? बल का मान लिख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कूलाम का नियम उठा के लिख दो बस यहाँ पर F की जगह, और बाकी ठीक है दोस्तों, बाकी क्या हो जाएगा? Q0। तो कूलाम का नियम में हमारा क्या था? Q1 Q2 था। इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हमने एक आवेश क्या लिखा? परीक्षण धनावेश ले लिया है। सपोज करो अगर इस कूलाम के नियम को मैं ऐसा ना लिखकर ऐसे लिख दूं कि यहाँ पर क्या है? एक आवेश Q है और एक आवेश Q0 है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो भी इनके बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0, पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो दोस्तों अगर हम इस सिचुएशन के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक हमारा क्या होगा? आवेश होगा, और उसकी कुछ दूरी पर एक और परीक्षण धनावेश होगा जो कि Q0 होगा। तो इस सिचुएशन, हमारी इस सिचुएशन के हिसाब से कूलाम के बल को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? तो आप इसके हिसाब से इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। तो Q और यहाँ पर Q1 को Q और Q2 को Q0 मान लेंगे। अब जो यहाँ से Q0 से Q0 कैंसिल होगा, तो E बड़ा हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो इस हिसाब से हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाती है, और ये कौन सी होगी? बिंदु आवेश के कारण होगी। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
लेकिन ध्यान रखना बस यहाँ पर ये भी कूलाम का नियम ही है, बस उसमें क्या था Q1 Q2 थे और यहाँ पर Q0 है। वहां पहला आवेश Q था, Q1 था और दूसरा आवेश Q2। यहाँ मैंने पहला आवेश Q और दूसरा आवेश Q0 मान लिया, क्योंकि हम तीव्रता में क्या लेते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर हम क्या लेते हैं, एक आवेश तो है जिससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न क्या है, दूसरा आवेश है Q0 जिस पर हम क्या निकाल रहे हैं, तीव्रता निकाल रहे हैं। तो हमारे हिसाब से ये फॉर्मूला कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से कर दीजिए आगे। तो ये बिंदु आवेश के कारण बल ही है जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा चेंज करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे विद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं। ठीक है, चलिए विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है हमारा अगला टॉपिक, विद्युत बल रेखाएं। देखिए परिभाषा समझिए इसकी, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र होते हैं जिन पर कोई भी स्वतंत्र धनावेश गति कर सकता है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती है जिन पर कोई परीक्षण धनावेश गति कर सकता है, स्वतंत्र परीक्षण धनावेश गति कर सकता है। ये होती है विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई है हमारा विद्युत क्षेत्र, इसमें हमने प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है और इसमें मैंने यहाँ पर ले लिया परीक्षण धनावेश ले लिया और Q0 को मैंने रख दिया यहाँ पर। और दोस्तों ये परीक्षण धनावेश है Q0 और जैसे इसको इस बिंदु पर रखा जाएगा तो ये क्या करेगा, इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। सॉरी, ये क्या है, धन आवेश है, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो ये देखिए इस रेखा पर गति कर गया, ये इस रास्ते पर इसने गति की है ना, अब ये यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये यही हो गया, ये जो रास्ता है ना, इनविजिबल पाथ जो है ये आपका, ठीक है, ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं होती है, ये केवल एक रास्ता मात्र है, पाथ है, इसका रास्ता है। ठीक है, तो क्या है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये क्या है, काल्पनिक रेखा है जिस पर कोई परीक्षण धनावेश क्या कर गया, गति कर गया। तो इसी हिसाब से मैंने आपको बता दें कि ये क्या है, एक निष्कोण वक्र है, काल्पनिक तो है लेकिन इसके साथ साथ क्या है, निष्कोण वक्र है। ठीक है, तो परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए इसके हिसाब से, विद्युत बल रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती है जिस पर कोई स्वतंत्र परीक्षण धनावेश गति कर सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको फिगर से क्लियर हुई होगी विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ गुणों की बात कर लेते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के गुणों की बात करते हैं, तो आइए समझते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई प्लस Q आवेश है, यानी धनावेश है, और धनावेश कैसा है, बिल्कुल स्वतंत्र है, इसके पास दूर दूर तक कोई और किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। ठीक है, यानी एक स्वतंत्र धनावेश की कल्पना की हमने, तो हमेशा धनावेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। कहाँ निकलती है दोस्तों, बाहर की ओर निकलती है, इस तरीके से। इस तरीके से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है धनावेश से। तो मैं लिख सकता हूं यहां धनावेश, ये धनावेश के कारण बल रेखाओं को मैंने दिखाया है। और देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, ये बल रेखाएं कहां से निकलती है, धनावेश में अंदर से निकलती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, क्योंकि इसके पास और दूसरा कोई आवेश नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अनंत दूरी तक चली जाती है। ठीक है, धनावेश से प्रारंभ होती है और अनंत तक चली जाती है। और ध्यान रखना ये कैसी जाती है, सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, लंबवत है, इस बिंदु पर देखिए यहाँ पर, तो ये लंबवत, तो कहने का मतलब क्या है, पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं और धनावेश से निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऋणावेश की बात करें, ऋणावेश, अगर हमारे पास कोई है ऋणावेश, तो इसमें विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या रहेगी दोस्तों, इसमें अनंत से आती है बल रेखाएं और पृष्ठ के अंदर
चली जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत, जैसे लंबवत जा रही है ऐसे ही लंबवत आती है, सदैव पृष्ठ के लंबवत अनंत से ऋणावेश के अंदर जाती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया ऋणावेश के लिए। और ये भी वही कंडीशन है कि इसके पास दूर दूर तक कोई और अन्य आवेश नहीं है, मतलब स्वतंत्र ऋणावेश की कल्पना कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके ये मैंने दिखा रखा है लेकिन है नहीं है, बहुत दूर दूर तक इसके पास कोई भी किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो उस कंडीशन में ऋणावेश पर बल रेखाओं की दिशा कुछ इस प्रकार से शो होंगे। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए धनावेश और ऋणावेश पास पास हो तो बल रेखाएं कैसे होती हैं, इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अब की बार हमने कंडीशन ली है कि धनावेश और ऋणावेश दोनों क्या रखें, पास पास रखे हुए हैं। पिछली बार क्या था कि ये स्वतंत्र रूप से थे और इनके पास दूर दूर तक कोई अन्य प्रकार का आवेश नहीं था, लेकिन अब की बार दोनों क्या रखें, धनावेश ऋणावेश पास पास रखे हुए हैं, एक दूसरे के पास पास है। तब क्या होगा दोस्तों, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि धनावेश से बल रेखाएं सदैव निकलती हैं और ऋणावेश में अंदर की ओर जाती हैं। तो इस वाले धनावेश से निकलेंगे और इस वाले ऋणावेश में अंदर आ जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे और यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और ये इस तरीके से जाएंगी और ये इस तरीके से आ जाएंगे। तो यहाँ से धनावेश से निकलती रहेंगी, ऋणावेश में को एंटर करती रहेंगी दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम धनावेश और ऋणावेश अगर पास पास हो तो दिखा सकते हैं बल रेखाएं। अब ये यहाँ से जा रही है, इधर से घूम करके इधर से एंटर कर जाएगी अंदर। ऐसी जो बल रेखा यहाँ से निकल के जाएगी, ये घूम फिर करके ऐसे आएगी और इसमें एंटर हो जाएगी। तो और भी आप चाहे तो और भी काफी सारी बल रेखाओं को इस तरीके से शो कर सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, ये घूम कर आएगी और इधर से एंटर कर जाएगी। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लग रहा है, जब आवेश कैसे पास पास रखे हुए हैं, तो देखिए अब भी क्या हो रहा है, धनावेश से निकल रही है और ऋणावेश में आ रही है अंदर की तरफ। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, मान लीजिए दोनों धनावेश धनावेश पास पास हो, तो क्या होगा, एक धनावेश और इसके पास में दूसरा धनावेश रखा हुआ है। अब बल रेखाएं कैसे हो सकते हैं, ऐसा भी तो केस हो सकता है ना। चलिए यहां से देखिए, धनावेश से बल रेखाएं निकलती है ना, तो यहां से निकल रही है बल रेखाएं, जैसे ये निकल रही है, ये निकल रही है, इससे भी ये निकल रही है बल रेखाएं, ऐसे इससे निकलेंगी बल रेखाएं, ऐसे एक बल रेखा ऐसे और ऐसे, यानी काफी सारी बल रेखाएं निकल रही होंगी। अब अगर बात करते हैं, देखिए यहां से इधर से तो बल रेखा निकल रही होंगी, तो ये थोड़ी सी इस तरीके से बैंड हो जाएंगी, ऐसे बैंड हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं धनावेश धनावेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो बल रेखाएं ये एक दूसरे की तरफ नहीं जाएंगी, दूसरे की तरफ एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन प्रतिकर्षण बल की वजह से क्या करेंगे, इस तरीके से बैंड होकर के दूर को निकल जाएंगी, पास पास नहीं जाएंगी, क्योंकि बल रेखाएं भी एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित ही करेंगी। ठीक है, तो ऐसा हो गया। ठीक इसका उल्टा हो गया ऋणावेश में, जैसे कि यहाँ ऋणावेश हो गया और दूसरा ऋणावेश ये हो गया। अब यहां से बल रेखा इसमें देखो अंदर की ओर आ रही होंगी, ऋणावेश है तो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, इधर से आ रही होंगी, ऐसे बल रेखाएं अंदर आएंगी ऋणावेश में, और यहां से हम देख पाएंगे कि जो बल रेखाएं इधर से आ रही होंगी, तो वो इधर से आने वाली बल रेखाएं ऐसे करके बेंड हो जाएंगी और तब एंटर करेंगी, ऐसे इस तरीके से एंटर करेंगी। तो ये पास पास नहीं आएंगी, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। ठीक है, इतना समझ में आया आपके। ठीक है, तो इस तरीके से बल रेखाएं ऐसे आ जाएंगी, तो पास नहीं जाएंगी, बल रेखाएं भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो विद्युत बल रेखाओं में और हम लेते हैं आगे की तरफ कुछ और इसके गुण, क्या ले सकते हैं गुण में, देखिए कोई विद्युत बल रेखा है, अगर मान लीजिए कोई एक विद्युत बल रेखा है, इस पर कोई भी अगर हम बिंदु ले लें और हमसे कहा जाए कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए क्या होगी, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस बिंदु से होती हुई स्पर्श रेखा खींच देनी है और यही इस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है,
तो किसी भी बिंदु पर छेद की दिशा को प्रदर्शित करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, उस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा खींच दी जाएगी। जो स्पर्श रेखा की दिशा आएगी वही उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा हो जाएगी। अगर मान लीजिए मुझसे कहा जाए इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा बताइए क्या होगी, क्षेत्र की दिशा, तो वो इस तरीके से जाएगी। इस बिंदु पर क्या हो जाएगी, इस बिंदु पर ये हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं हर बिंदु पर तीव्रता की दिशा क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। ठीक है, कह सकते हैं तीव्रता दिशा कह लीजिए या विद्युत क्षेत्र की दिशा कह लो। ठीक है, चलिए भी परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा शो हो रही है यहाँ पर, और देख रहे हैं हर बिंदु पर क्या है, अलग अलग है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आगे हम एक और गुण को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वैसे इसको हम ढंग से एक्सप्लेन कर दें, क्या है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के, किसी बल रेखा के, विद्युत बल रेखा के किसी बल रेखा के किसी बिंदु से होकर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा ही उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इतना क्लियर है आपको? चलिए भाई आगे हम लेते हैं एक और प्रॉपर्टी है कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती, ऐसा कहा गया है, बताया गया है कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से होगा, इसमें क्वेश्चन होगा कि सिद्ध कीजिए दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो आप बताइए आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, कह सकते हैं कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है और आपको सिद्ध करना है कि क्यों नहीं काटती। तो आप क्या करोगे कि माना दो बल रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे को काट रही हैं, पहले आपको मानना होगा कि काट रही हैं और फिर इस बात को आप क्या कर देंगे, गलत साबित कर देंगे, अर्थात नहीं काटती है। तरीका समझ में आया? यानी दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, सिद्ध करने का तरीका कि पहले मान लो कि ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, फिर उसके बाद अपनी बात को गलत साबित कर दीजिए, मतलब नहीं काट रही हैं। ठीक है, चलिए देखिए, माना दो बल रेखाएं हैं और ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनके कटान बिंदु पर आप क्या करें, दोनों बल रेखाओं से होकर जाने वाली परिणामी क्षेत्र की दिशा खींच के देखिए क्या होगी। तो ये 1 है और ये 2 है, बल रेखा 1 बल रेखा 2। अब इनके कटान बिंदु से मैंने बल रेखा 1 पर एक स्पर्श रेखा खींची, तो स्पर्श रेखा की दिशा क्या होगी, इस बल रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसी बिंदु से होकर इस बल रेखा 2 पर अगर स्पर्श रेखा खींचूं, थोड़ा सा आउट खींच गई है, ऐसे खींची। ठीक है, चलिए अब देखिए मैंने इसके कटान बिंदु से होकर जाने वाली बल रेखा 2 पर स्पर्श रेखा खींची, तो वो कुछ ऐसे आई। तो आप देख रहे हैं एक ही बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं निरूपित हो रही हैं। और अभी हम पहले क्या बता रहे थे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि एक बिंदु पर केवल एक ही परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है, कभी भी एक बिंदु पर दो बल रेखाएं कभी नहीं हो सकती, ये एकदम इम्पॉसिबल। आप खींच कर देख लीजिए, यहाँ पर इस बिंदु से आप जितनी बार स्पर्श रेखा खींचोगे वो यही आएगी, यही दिशा आएगी बार 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 बार, और जैसे ही आप बिंदु को बदल देंगे तुरंत दिशा बदल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बिंदु पर केवल एक ही परिणामी क्षेत्र की दिशा हो सकती है, लेकिन यहां पर अगर ये काट रही है तो उस स्थिति में एक ही बिंदु पर दो तीव्रताओं की दिशा प्रदर्शित हो रही है, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं निरूपित हो रही हैं। और ये क्या है, एकदम इम्पॉसिबल है हमारे लिए। अभी हमने पीछे देखा ना, इसके लिए इसके हिसाब से क्या है, बिल्कुल एकदम इम्पॉसिबल। तो कह सकते हैं कि जो हमने माना है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वो गलत मान रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः ये सिद्ध होता है कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। अब देखिए इसको मैं एकदम प्रॉपर तरीके से बोलूंगा, क्या है देखिए, दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, क्योंकि अगर ये काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर एक ही बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं निरूपित होंगी, जो कि असंभव है। अतः ये कहा जा सकता है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं और इसके गुण की। देखिए आता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, देखिए कभी भी हम एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर बल रेखाओं से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये है एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए एक समान विद्युत क्षेत्र को सदैव समांतर बल रेखाओं से ही प्रदर्शित करेंगे।
अर्थात एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बराबर बराबर होगी। इसके किसी बिंदु पर देख लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, हर बिंदु पर बराबर बराबर होगा, इसलिए कह सकते हैं क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, चलिए भाई इतना अगर आपको समझ में आया हो तो हम बात कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो ये अदिश राशि है, सदिश राशि, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, और समस्या यह है कि अगर सदिश राशि तो उसकी कुछ ना कुछ दिशा भी होगी, तो हम दिशा को कैसे निकालेंगे, क्या दिशा होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। क्या है, देखिए मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है जो कि आवेश Q द्वारा, स्रोत आवेश Q द्वारा उत्पन्न किया गया है। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर हमारे पास एक अन्य परीक्षण धनावेश Q0 रखा है, धनावेश। अगर इस बिंदु पर, ठीक है, चलिए इसको अंदर ले लेते हैं बिंदु को, ये है Q0 यहां रखा है। अगर हम इस बिंदु पर, यानी कह सकते हैं परिणामी इस पर Q0 परीक्षण धनावेश पर अगर हम इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा निकालें तो क्या होगी। देखिए सबसे पहला काम तो यह है, तीव्रता की दिशा निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले जिस बिंदु पर आपको तीव्रता निकालनी है उस पर 1 कूलाम परीक्षण धनावेश की कल्पना कीजिए, यानी +1 कूलाम चार्ज को मान लीजिए उस बिंदु पर जिस पर आपको तीव्रता निकालनी है। अब दोस्तों इस पर जो दिशा आएगी विद्युत बल की दिशा, देखिए इस पर विद्युत बल कार्य करेगा, प्लस में होगा प्रतिकर्षण, तो ये होगा, तो यही दिशा क्या होगी, तीव्रता की दिशा हो जाएगी। क्या है परिभाषा, 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यही तो परिभाषा है। तो 1 कूलाम आवेश रखो पहले, उस पर बल निकालिए, वही बल क्या होगा, वही बल क्या होगा, तीव्रता होगी। ठीक है, और बल की दिशा क्या हो जाएगी, तीव्रता की दिशा हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। क्या देखिए 1 कूलाम परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। इतना आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए भाई इतना आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम विद्युत द्विध्रुव की। अगला पॉइंट लेते हैं इसमें विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल। यदि हम एक ऐसा निकाय तैयार करें जिसमें 2 परिमाण में बराबर तथा प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हों तो इस बने निकाय को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। देखिए विद्युत का मतलब मैंने आपको बताया था कि विद्युत शब्द ही वहां आएगा जहां पर आवेश की बात होगी। ठीक है, विद्युत का मतलब समझ जाइए यहाँ आवेश की बात होगी। देखिए आवेश की बात हो रही है। और द्विध्रुव का मतलब क्या, द्वि माने 2 और ध्रुव, 2 ध्रुव बन रहे होंगे। देखिए एक ध्रुव धन है और एक ऋण आवेश की वजह से होगा, तो ये 2 ध्रुव बन रहे हैं ना, एक इसके कारण एक इसके कारण, तो 2 ध्रुव बन रहे हैं ना। ठीक है, इसीलिए कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, इसमें ध्रुव बन गया है। ठीक है, 2 ध्रुव बन रहे हैं इसमें, देखिए। ओके चलिए देखिए क्या है विद्युत द्विध्रुव। अब हम इसको समझते हैं, नाम से थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की, बाकी हम इसको अच्छे से और समझाएंगे। देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या है, यदि परिमाण में बराबर तथा प्रकृति में विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रख दिए जाए तो इस प्रकार बने निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा विद्युत द्विध्रुव। और ये जो इनके बीच की दूरी है ना, ये बहुत 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 अल्प है। अल्प मतलब बहुत ही नगण्य है, ना के बराबर एकदम, लेकिन थोड़ी बहुत तो है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इसके, जैसे कि NaCl। तो NaCl में क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यही तो होता है। तो इनके बीच में बहुत अल्प दूरी होती है। ठीक है, और एक ये क्या है, धनावेश है, ऋणावेश। इस पर कितना है, +1 कूलाम धनावेश है, इस पर ऋणावेश है। तो ये एक तरीके से यही इसी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और इसके बाद NaCl हो गया,
ठीक है, NaCl हुआ, NH3 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, ठीक है, H2O हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ये इसके काफी सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसी तरीके से काफी सारे एग्जाम्पल होंगे। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, आपको समझ में आया? ठीक है भाई। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है इसमें वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है? तो सबसे पहले देखिए विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। हमें पहले विद्युत द्विध्रुव लेना होगा, फिर उसका आघूर्ण कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, पहले हमें विद्युत द्विध्रुव लेना होगा। मान लीजिए यही है हमारा विद्युत द्विध्रुव AB। ये AB हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। और दोस्तों इनके बीच की दूरी को बहुत अल्प लेना होगा। मान लीजिए इनके बीच की दूरी क्या ले ली मैंने? 2L ले ली है। क्या ले लिया है? 2L दूरी इनके बीच की। वो अल्प दूरी क्या है? 2L मान लिया मैंने। अब यहाँ पर L हम नहीं मान रहे। L क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि आगे हम कुछ डेरिवेशन कराएंगे जिसमें हाफ डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है, तो वहां L/2 लेकर करने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इस समस्या से बचने के लिए यहीं पर अल्प दूरी को 2L मान लेते हैं, ताकि हाफ डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो L और L। तो इस हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, बहुत ईजी कर लेते हैं अपने डेरिवेशन को। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2L हमने अल्प दूरी मान ली इन दोनों के बीच की, ठीक है। चलिए 2L। अब देखिए ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। फिर इसका आघूर्ण कैसे निकालेंगे? देखिए पहले तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को हम समझते हैं P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? P से करते हैं। कैसे निकालेंगे? कोई भी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी से गुणा कर दीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, P = 2QL लिखा जा सकता है ना, 2QL, ठीक है। चलिए देखिए अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? विद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा आपको बिल्कुल इजी फॉर्मूले से क्लियर समझ में आ गई होगी क्या है। और देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी एक क्या है? सदिश राशि है। और जब ये सदिश राशि है तो इसको हम वेक्टर लगा सकते हैं। और अगर ये सदिश राशि तो इसकी कुछ ना कुछ दिशा भी होगी। तो दिशा कैसे निकालोगे आप? दिशा देखिए क्या होगी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ करता हूँ इसे अच्छे से समझाने के लिए। चलिए, ये विद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, इसकी दिशा क्या होगी दोस्तों? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश माइनस आवेश से +Q आवेश की ओर होती है, यानी ये होगी, यही होगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो क्या होती है विद्युत द्विध्रुव की दिशा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या दिशा होती है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की होती है सदैव, ठीक है। चलिए, आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा अगला पॉइंट, देखते हैं। मैं देखता हूं अगला पॉइंट क्या है इसमें। अगला है विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब हम क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र निकालेंगे द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये तीव्रता हम दो स्थानों पर निकाल सकते हैं, दो स्थितियों पर निकाल सकते हैं। देखिए इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और ये हम दो पोजीशन पे निकाल सकते हैं। पहला अक्षीय स्थिति पर, और एक हो सकता है एक होगा हमारा दूसरा निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, तो ये दो होंगे हमारे, अक्षीय पर और निरक्षीय पर। अब बात कर लेते हैं अक्षीय निरक्षीय है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं, हम सबसे पहले अक्षीय स्थिति को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद निरक्षीय को लेंगे हम, ठीक है। अक्षीय स्थिति को बोलते हैं
एट एक्सियल पोजीशन, इसको बोलते हैं एट इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ में आया? एट एक्सियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। चलिए आप बात करते हैं इसमें हम सबसे पहले अक्षीय स्थिति की, एट एक्सियल पोजीशन की। ठीक है, देखिए अक्षीय स्थिति क्या है इसको समझते हैं। पहले हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल रहे हैं ना, तो पहले विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो ये है हमारा विद्युत द्विध्रुव ए बी, जो कि -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु है O, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। तो मैंने यहां से यहां तक की दूरी को l लिया है और यहां से यहां तक दूरी को l ले लिया है। तो होगी ना यहां से यहां तक l और ये l, यानी पूरी मिला के क्या होगी? अल्प दूरी 2l हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अक्षीय स्थिति की हम बात करते हैं क्या है। पहले हम अक्षीय स्थिति का मतलब है अक्षीय रेखा पर कोई भी स्थिति, तो पहले अक्षीय रेखा खींचनी होगी। अक्षीय रेखा क्या होती है? -q और +q आवेश को मिलाने वाली रेखा को बढ़ाते चले जाइए आगे की तरफ। ये पूरी की पूरी रेखा ही क्या होगी? अक्षीय रेखा होगी। इस अक्षीय रेखा पर कोई भी स्थिति पर अगर हम बिंदु ले लें तो यही हो जाएगा हमारा बिंदु अक्षीय स्थिति पर बिंदु। ठीक है, तो ये अक्षीय स्थिति पर आ गया बिंदु, क्योंकि अक्षीय रेखा पर है ना। अक्षीय रेखा पर कोई भी स्थिति ले लीजिए, वही अक्षीय स्थिति होगी। तो ये पूरी अक्षीय स्थिति होगी जहां पर भी आप बिंदु ले सकते हैं। हमने मान लीजिए ये बिंदु P ले लिया और इस पर हम क्या निकाल लेंगे? अब तीव्रता निकाल देंगे और यही हो जाएगा हमारा इस बिंदु पर जो भी परिणामी तीव्रता आएगी दोनों आवेशों की वजह से, अर्थात विद्युत द्विध्रुव के कारण, वही हो जाएगी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से समझेंगे इस चीज को। यहाँ से पहले हम +q आवेश की वजह से निकालते हैं इस बिंदु P पर तीव्रता। तो देखिए तीव्रता की दिशा मैंने अभी बताई थी, 1 कूलाम परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही तीव्रता की दिशा होती है। तो सबसे पहले 1 कूलाम परीक्षण धनावेश मान लीजिए, हमने मान लिया प्लस का 1 कूलाम आवेश P बिंदु पर रखा है। तो प्लस में होगा प्रतिकर्षण, अर्थात लगेगा बल इधर, और यही बल की दिशा होगी तीव्रता की दिशा E1। इसी तरीके से +1 कूलाम रखा हुआ है। अब -q आवेश की वजह से निकालो, -+ में होगा आकर्षण, तो ये इस पर लगाएगा बल इधर को, और यही हो जाएगी तीव्रता की दिशा। तो बल की दिशा ही क्या होती है? तीव्रता की दिशा। चलिए तो इस तरीके से हमने E1 और E2 निकाले। अब E1 क्या है? ध्यान दें, E1 क्या है? +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, और E2 क्या है? -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता है, जो कि कैसे आ रही है? एक दूसरे के विपरीत आ रही है। अब हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, E1 और E2 का परिणामी निकालना है। जो E1 E2 का परिणामी होगा वही इस पर क्या आ जाएगा? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता निकालनी है अब हमें। और देखिए परिणामी कैसे निकालेंगे? जब ये दोनों कैसे आ रहे हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। जब सदिश रेखाएं यानी सदिश राशियां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उनका परिणामी सदैव घटाने के बाद निकलता है। चलिए अब देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको मानना होगा कि माना +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इसको हमने E1 माना है, जो कि क्या होगा? 1/4πε0। इसको हम चाहे तो K लिख सकते हैं, 1/4πε0। और क्या होता है? Q डिस्टेंस का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। और दूरी क्या है दोस्तों? यहां से देखनी होगी हमें। देखिए ये जो बिंदु P है, ठीक है, और इस पर तीव्रता निकाल रहे हैं हम, और किसके कारण? +q आवेश के कारण। तो आपको ये जो BP दूरी है इसको लेना होगा, और ये BP दूरी क्या होगी? यहां से देखते हैं BP। तो BP दूरी क्या होगी? मान लीजिए बिंदु P कहां पर है? ये B को थोड़ा सा मैं यहां बना देता हूं और A को यहां बना देता हूं। ठीक है, आपको क्या चाहिए? BP दूरी चाहिए। तो कैसे निकालोगे? देखिए मान लीजिए बिंदु P कहां है? R दूरी पर है मध्य बिंदु O से। तो अब आप निकाल सकते हैं इजीली। BP क्या है? देखिए यहां से यहां तक पूरी R हो गई, और इसमें आपकी ये L कम हो जाएगी, ये दूरी बचेगी। इस दूरी में से ये L कम कर देंगे तो ये दूरी बचेगी R - L, और यही होगी हमारी BP। अगर दोस्तों हम -q आवेश के कारण निकालेंगे तो आपको AP दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी R है और यहाँ से यहाँ तक L है, यानी R+L हो जाएगी, यानी AP दूरी हो जाएगी R+L। तो इसके हिसाब से आप एक काम कीजिए, वीडियो को रोकिए और इस फिगर को अपनी बुक पर ड्रॉ कीजिए, अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर ड्रॉ कीजिए, और वहाँ से आप इजीली देख पाएंगे R+L और R-L कैसे आ गई। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार देख सकते हैं इसको। ठीक है, खुद बनाइए
नोटबुक पर, तब चेक कीजिए। आगे देखें हम, तो देखिए दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है इसके बीच की दूरी BP, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ BP का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, और आप चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, KQ अपॉन क्या हो जाएगा BP, और BP हमारा R माइनस एल, तो इसको लिखेंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर, और यही हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे में लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, अब लिखेंगे हम दोस्तों माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और उसको हमने नाम दिया है E2, देख सकते हैं आप E2, तो ये माइनस Q के कारण मानी थी, क्या हो जाएगा 1/4πε0 K, मान लेते हैं उसको K, और क्या है Q अपॉन दूरी का वर्ग, दूरी क्या है इस बार AP है, तो AP का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं KQ अपॉन क्या हो जाएगा AP हमारा R प्लस L का होल स्क्वायर, ये होगी हमारी 2। अब हम एक काम और कर लेते हैं इसमें, क्योंकि हमें परिणामी निकालना होगा, तब प्लस Q के कारण हम यहाँ प्लस लगा देंगे, और माइनस Q के कारण यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, बस इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना, बिंदु P पर E1 E2 के मान निकाले, अब हमें इन दोनों E1 E2 का परिणामी निकालना, वही हो जाएगा इस P बिंदु पर परिणामी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हाँ लिखेंगे हम इसमें, तो बिंदु P पर क्या निकालना है हमें, बिंदु P पर परिणामी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, E बराबर E1 प्लस E2, आप दोनों को जोड़ दीजिए बस, और यहाँ से E1 की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, E1 की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं KQ अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस E2 की वैल्यू क्या है, माइनस साइन आ रहा है इसमें, इसलिए यहाँ कर देते हैं माइनस के KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए आप, और इसमें ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, माइनस प्लस को माइनस कर दीजिए, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से रफ कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई मैं इसको रफ कर देता हूं, यहाँ से नोट करते जाइए साथ के साथ आप, तो परिणामी तीव्रता निकल के आ रही है, क्या आएगी देखिए, E बराबर यहाँ से मैं K और Q दोनों आ रहे हैं हमारे कॉमन, तो KQ को हम बाहर कर देते हैं, और ये हो जाएगा आपका 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस प्लस बन गया माइनस, और 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है आपको और ख़त्म। तो KQ आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं ना, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल के होल स्क्वायर को, तो इधर हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर। आई थिंक आप इसमें समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करते चले जाइए और हो जाएगा आपका डेरिवेशन सॉल्व। इसको आप एक काम कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और यहाँ माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए R प्लस एल और R माइनस एल का होल स्क्वायर है ना, इसको हम एक काम कर लेते हैं, क्या हम इसको ऐसा पूरे का होल स्क्वायर नहीं कर सकते, क्या अलग अलग स्क्वायर है ना दोनों पर, और इनटू में तो हम पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं फिर इसको सॉल्व, यहाँ से मिटा देते हैं इसको, करते चले जाइए आप, और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। KQ क्या हो जाएगा, इसमें माइनस साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस के 2RL, ये हो जाएगा। और इसको हम क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस बी है ना, तो इसको कर लेंगे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ये वाला कर सकते हैं या नहीं। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, अब आपको फिर सॉल्व करना है, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, मैं इसको यहाँ पार्टीशन कर देता हूँ, सॉल्व कर देते हैं। तो E बराबर कितना हो जाएगा, KQ। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारे कैंसिल हो चुके हैं आपस में, और 2RL ये हो गया हमारा 4RL
और नीचे रहा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। परंतु आप क्या देख रहे हैं यहां से, परंतु L इज वेरी लेस देन कंपेरेबल टू R। दोस्तों जो L दूरी होती है ना, 2L दूरी लेती थी हमने दोनों, Q1 Q2 के बीच की दूरी क्या लेती है 2L, जो क्या थी वेरी 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 स्मॉल, यानी बहुत अल्प दूरी, और उसका भी क्या है आधा ही L। हमने 2L में थी, 2L का आधा ही तो होगा L, और ये क्या हो गया इसका स्क्वायर हो रहा है। जब R के सापेक्ष L छोटा है तो L स्क्वायर भी R स्क्वायर से बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे टर्म को हम। तो L स्क्वायर को टर्म को क्या मान लेंगे, L को 0 मान लेंगे। तो L को छोड़ने पर तो यहाँ लिख देंगे अतः L को छोड़ने पर, L कर दीजिए या L स्क्वायर कर दीजिए, L स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है। तो L स्क्वायर को छोड़ने का मतलब क्या है, इसको 0 मान लीजिए आप, नगण्य है ना, बहुत अल्प है। तो KQ इसको 2 × 2RL कर देंगे, इसका रीजन मैं अभी दूंगा जस्ट थोड़ी देर बाद, और R स्क्वायर का क्या रह जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, L को हमने 0 मान लिया है। देखिए इसको हमने 2 क्यों किया है, क्योंकि हमें 2QL मिलेगा, और जो कि क्या होता है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, इसलिए हमने इसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा कर दिया। तो यहाँ से हम एक काम कर लेंगे K, और इसको कर देंगे 2 × ठीक है 2 और 2QL, और एक ये वाला हमारा R और भी है इसमें, और ये क्या हो जाएगा R की पावर 4 हो गया। एक R से ये कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, तो E बराबर कितना हो जाएगा K, और इस 2QL को हम क्या कर देंगे P कर देंगे, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 2, और ये हो गया हमारा P/R की पावर 3। और यहाँ लिख देंगे इसका रीज़न क्या है कि जो P होता है वो Q × 2L या फिर 2QL होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट, पर हम यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K की वैल्यू रख दीजिए इसमें, E बराबर K क्या होता है 1/4πε0, और इसको 2P/R की पावर 3 इतना भी कर सकते हैं, और ये भी हो जाएगा हमारा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यहाँ भी लिख दीजिए न्यूटन पर कूलम। तो दोनों ही ठीक है, आप यहाँ पर K की वैल्यू रख दीजिए तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो प्लीज़ जय हिंद, वंदे मातरम।